अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई8 आया हुआ हूँ पार्क व्हील्स के ऑफिस। और जैसे कि आपको मैंने आपके साथ शेयर किया था, अपनी प्रोटॉन सागा बेच रहा था थ्रू पार्क व्हील्स सेल इट फॉर मी सर्विस। तो फाइनली डील फाइनल हो गई थी और अब मैं यहाँ ऑफिस आया हूँ टू फाइनलाइज द डील और हैंड ओवर द कार टू द बायर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक सेलर को मद्देनज़र रखनी चाहिए वाइल सेलिंग द कार। क्योंकि मैं पाकिस्तान में अपनी पहली गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मैं खुद भी सीख रहा था और मैं सोचा कि इसको डॉक्यूमेंट करके आपके साथ भी वीडियो में शेयर करूं। तो अभी हम आए हुए हैं पार्क व्हील्स के इस्लामाबाद ऑफिस और हमारे साथ उस्मान भाई हैं फ्रॉम पार्क व्हील्स। तो वो हमें गाइड करेंगे कि एक हमें गाड़ी बेचते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है और गाड़ी ख़रीदते वक्त यूज़ गाड़ी किन चीज़ों का एक ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पार्क व्हील्स की सेल इट फॉर मी सर्विस यूज़ की है, तो उसके जो बेनिफिट ये है कि जब आप की गाड़ी बिक जाती है तो देन दे ऑल्सो हेल्प यू विद ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ। तो उस्मान भाई, लेट्स से अभी हमारा डील हो गई है, तो सबसे पहला जब एक बायर आपकी तरफ आता है तो एज अ सेलर आपको किस चीज़ का डिमांड करना चाहिए उनसे? एज अ सेलर आप आते हैं और आपके पास अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखना चाहिए कि जो है ना बायर लेजिट है कि नहीं है। वो आपने किस तरह से चेक करना है कि सबसे पहले आपको उसकी सारी बातों और चीज़ों से समझ आ जाती है कि व्हाट द बायर इज़ एक्चुअली ऑफरिंग यू। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों को रेडी रखना चाहिए एज अ सेलर। डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी और जो चीज़ आप बेच रहे हो वो आपको उस चीज़ पे ऑनेस्टी के साथ बेचना चाहिए। यूजुअली पाकिस्तान में होता है कि गाड़ी पूरी पेंटेड होती है, एक्सीडेंटेड होती है, बंदा कहता है जी B2B, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक इस तरह का है, हाँ, बम्पर टू बम्पर वाला। तो उस चीज़ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, आप अगले बंदे को बता के बेचें गाड़ी। एंड उसके अलावा सेलर को इस चीज़ की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो गाड़ी हैंड ओवर करने से पहले वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखे। सेकेंडली उसके अलावा जो है वो उसकी पेमेंट्स और चीज़ों को कंप्लीट रखे। बिल्कुल। और एक सेलर की जिम्मेदारी होती है कि उसने टिल डेट, एज ऑफ नाउ, आज जैसे आप गाड़ी बेच रहे हैं अपनी, तो आज तक के जितने ड्यूज़ हैं वो आपके ऊपर आते हैं। कोई फी चलान है, टिकट हुआ हुआ है उसका, स्पीडिंग का जो भी है वो सारा प्लेड हो। एग्जैक्टली। मगर इसमें यही है कि आप एज पार्क व्हील्स की जो सर्विस है उसमें इंस्पेक्शन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फॉर बोथ द सेलर एंड द बायर। जैसे कि कभी कभी सेलर को भी नहीं पता होता, वो पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन में वो क्लियर सारा हो जाता हम लोग हमेशा डीलिंग में ये चीज़ इंश्योर करवाते हैं कि एक तो हमारी इंस्पेक्टेड गाड़ियाँ होती हैं, तो आपको कुछ अपनी गाड़ी में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंस हम लोग उस चीज़ के आपके बिहाफ पे डील कर रहे हैं। येस, इफ़ देर इज़ समथिंग कि जैसे इंस्पेक्शन के बाद गाड़ी के साथ कुछ हो गया, गॉड फॉरबिड, तो डेफिनेटली अगर आप बता दें वो बहुत अच्छा होता है। और उसमें ये होता है जैसे लाइक इंस्पेक्शन में जब आप करते हैं तो उसमें आप किलोमीटर ओडोमीटर रखा होता है, और उसके बाद जिस तरह जैसे आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं जब इंस्पेक्शन के वक्त क्या ओडोमीटर था और इस वक्त कितने क्या है। तो आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है सिंस द इंस्पेक्शन। तो जैसे कि अगर 15-20 किलोमीटर चली तो इट्स वेरी अनलाइकली है उसके में कुछ हुआ है, मगर जैसे कि ज़्यादा किलोमीटर चली हुई है तो फिर मे बी इट्स अ गुड आइडिया टू डू अ री इंस्पेक्शन। नो डाउट। देखें, वही मैंने जिस तरह से बात की कि एज अ सेलर एक बंदे को बड़े गुडविल जैसे में बेचनी चाहिए, ताकि जो है ना अगला बंदा आपसे सेटिस्फाई होकर कभी आपको कॉल बैक ना करे कि गाड़ी के अंदर ये मसला है और ये चीज़ है। अच्छा, तो टोकन का थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में, कल्चर क्या है टोकन? ये सर इस तरह से होता है कि वेन एवर यू आर यूजिंग पार्क व्हील सेल इट फॉर मी सर्विस, तो एक बंदा, जैसे अभी सर ने गाड़ी ली है और उन्होंने बगैर गाड़ी देखे हुए इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बेसिस पे हमारे साथ डील की है, वो इसी वजह से की है क्योंकि उनको इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, आपकी गाड़ी माशाल्लाह 10/10 कंडीशन की गाड़ी थी, और उनको भी कोई ऐसा चीज़ चेक करने वाली नहीं थी कि वो जाके उसको चेक करते पेंट है या नहीं है। सो उस केस में हम लोग एक कंडीशनल टोकन बाहर से ले लेते हैं। कंडीशन ये होती है कि उन्होंने सिंस गाड़ी नहीं देखी हुई, विजिट नहीं की हुई गाड़ी, और वो डील प्राइस पे उन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बेसिस पे डील कर ली हमारे साथ, तो हम उनको एक एज देते हैं कि आप पार्क व्हील्स के अकाउंट में आप इतनी डील प्राइस के लिए इतना टोकन अमाउंट भेज दें। हम सेलर को उस चीज़ पे बाउंड कर लेते हैं, हम ऐड रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को इंश्योर कराते हैं कि गाड़ी उसी कंडीशन में बायर को मिले जिस कंडीशन में इंस्पेक्शन हुई भी थी। तो इस तरह से टोकन उसका एडजस्ट हो जाता है। टोकन मनी कितनी, वैसे बेस्ट प्रैक्टिस कितनी, कितना होता है? 1% ऑफ द? यस सर, 1% ऑफ द डील अमाउंट जो होता है ना, वो बेसिकली आपका टोकन मनी होता है। अच्छा अच्छा, वैसे अब टोकन मनी आ गई, डील फाइनल हो गई, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हम आपके ऑफिस में आएंगे? बिल्कुल, आप यहाँ पे आ जाएं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टू कम टू अवर ऑफिस, बट उस पर कोशिश ये होती है कि यहाँ पे एक न्यूट्रल ग्राउंड होता है। बायर इस चीज़ पे नहीं होता कि सेलर मेरे पे इन्फ्लुएंस कर रहा है या सेलर मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मैनी ऑफ द टाइम इस तरह की चीज़ें मार्केट में प्रैक्टिसेस रही हैं। सो कमिंग टू अवर ऑफिस
गिव्स यू द एक्स्ट्रा बेनिफिट कि आप एक अच्छी जगह पे एक इन्वायरमेंट में बैठ के अपनी गाड़ी की डील क्लोज करें. वी हैव स्टाम्प पेपर सर्विसेज, उसके अलावा बायोमेट्रिक सर्विसेज राइट हेयर इन दिस मार्केट. तो हम वो चीज़ें आपको कंप्लीट करवा देते हैं. पार्क व्हील्स की अपनी डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लीट करा देते हैं, वो भी आप अपने व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा, और वो चीज़ आपकी इंशाल्लाह हम लोग एंड टू एंड कंप्लीट करके देंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप हम आपके ऑफिस में आ गए, तो अब आप जो है मुझसे आपने लिया स्मार्ट कार्ड, जो गाड़ी का डॉक्यूमेंट हो गया. आपने मुझसे 2 चाबियां ले ली गाड़ी की, और आपने मेरा शनाख्ती कार्ड ले लिया. और बायर से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने? सर बायर का हमें CNIC चाहिए होगा. गाड़ी के जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने वारंटी बुक दी है आपने, उसके अलावा गाड़ी की बुक्स बाकी जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें बायर को हैंड ओवर करेंगे. और उसके अलावा आपकी CNIC की कॉपी, सेलर की CNIC, बायर की CNIC की कॉपी, उसके अलावा स्मार्ट कार्ड. ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे स्टाम्प पेपर एंड एग्रीमेंट रेडी होता है. तो ये बेसिक चीज़ होती है. उसके अलावा इसी स्मार्ट कार्ड को चेक किया जाता है पहले एक्साइज ऐप के थ्रू कि ये चीज़ कहीं कोई बोगस डॉक्यूमेंट तो नहीं है इसमें, गाड़ी क्या फर्स्ट ओनर ही है, गाड़ी के ऊपर कोई टोकन टैक्सेस शॉर्ट तो नहीं है. ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद यहीं पे डील अमाउंट फाइनल होने से पहले हम उनको बायर को भी क्लियर करा के देते हैं, और आपको भी इस चीज़ पे इंश्योर करा देते हैं कि नो ड्यूज़ और सारी चीज़ें क्लियर है. थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे बायोमेट्रिक? एक तो सिंगल आप कहते हैं, डबल बायोमेट्रिक, फिर दूसरा एक ये स्टैम्प पेपर पे क्या कंडीशंस होती हैं? सर स्टैम्प पेपर एक जनरल होता है. स्टैम्प पेपर जो है ना, मार्केट में आप किसी भी स्टैम्प मेटर से बनवाएंगे तो इट इज़ द स्टैंडर्ड वन, और उसके अंदर बेसिक चीज़ें ये लिखी होती हैं कि इससे पहले की जिम्मेदारी अवैस साहब की, इसके बाद की जिम्मेदारी बायर की, और आज तक के जितने ड्यूज़ इसकी गाड़ी के ऊपर कोई भी गॉड फॉरबिड 15 पुलिस और कोई भी FIR वगैरह है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी बनेगी. वो उसको क्लियर करवाना और उसको उस पे इन लोगों को क्लीन स्लेट इन लोगों को लेके देना. उसके बाद से एज ऑफ टुडे, आज है हमारे पास 17 तारीख, और उसके हिसाब से आगे ऑनवर्ड इस गाड़ी के ऊपर जो भी होगा इसके ज़िम्मेदार वो होंगे, इसके ज़िम्मेदार आप नहीं है. बायोमेट्रिक की जहाँ तक बात करें तो बायोमेट्रिक से 2 तरह की होती है. एक सिंगल बायोमेट्रिक होती है, एक डबल होती है. डबल बायोमेट्रिक और सिंगल बायोमेट्रिक में सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि जो है ना, जो सिंगल बायोमेट्रिक होती है दैट इज़ एन ओपन बायोमेट्रिक, जिसमें एक बंदे के पास स्मार्ट कार्ड हो, बायोमेट्रिक की रिसीट हो, और उसके साथ सेलर की CNIC की कॉपी हो, तो वो बंदा जाके ट्रांसफ़र करवा सकता है. डबल बायोमेट्रिक में ये होता है कि आपके पास, आप अगले बंदे के ऊपर इंश्योर कर देते हैं कि जो दूसरा नॉमिनेटेड बंदा है यही बंदा अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कराएगा इन एनी केस. एक्साइज वोंट एक्सेप्ट XYZ पर्सन्स CNIC. ये ज़रूरी नहीं है कि किसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, ज़रूरी ये है कि जो है ना गाड़ी ट्रांसफ़र होनी चाहिए. ये इसका क्रक्स मेन ये है. अच्छा, ठीक है. काफ़ी सारे ऐसे बायर्स होते हैं, और मार्केट में इस तरह से भी है क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर चार्जेस और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि हम लोग किसी जानने वाले के नाम पे ट्रांसफ़र करा लेते हैं, हमें फ़ीस वगैरह कम पड़ेगी, या फिर हमने किसी XYZ बंदे के नाम पे करवानी है, तो उसमें सिंगल बायोमेट्रिक भी वैलिड होती है और उसके ऊपर कोई इशू नहीं होता अप टिल अनलेस आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है, मतलब मुझे बायर से आई थिंक हाँ, मुझे समझ में आएगी क्यों होता है कि लेट्स से कि बीच में डीलर हो, लेट्स से कि इन्होंने मुझसे ले ली और आगे जाके 1 लाख रुपए प्रॉफिट करके किसी और को बेच दी, इसके लिए है ना. बिल्कुल सर. अभी भी मतलब लेट से इन्होंने गाड़ी परचेज की आपकी, ये कल डीलिंग कर लेते हैं गाड़ी पे, दैट इज़ नॉट एन इशू. बट येस, उसके सबसे आसान तरीके ये होना चाहिए कि पहले इनको जाके गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी चाहिए. उसके बाद सर ये गाड़ी को 10 लाख प्रॉफिट पे बेचें, 1 लाख पे बेचें, नुकसान पे बेचें सर, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है. और ट्रांसफ़र होना इसलिए ज़रूरी है कि सर आपके हेड्स में चीज़ नहीं आनी चाहिए. गॉड फॉरबिड अगर कोई बंदा ट्रांसफ़र नहीं कराता तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि गाड़ी इसके बाद एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, या कुछ भी हो गया, बायर आपके पास ही आएगा कि सर प्लीज़ गाड़ी के ऊपर FIR करवा दें. वो खुद नहीं करवा सकते. वो जितनी मर्जी सेल डीड दे दें, स्टाम्प पेपर दे दें, चीज़ें दे दें कि गाड़ी मैंने ले ली थी, ऐसा नहीं होता. सो गाड़ी जिसके नाम, रिकॉर्ड्स में जिसके नाम पे होती है, वही बंदा उसका क्लेम डाल सकता है, वही बंदा FIR करवा सकता है, वही बंदा उसके लिए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करा सकता है. तो ट्रांसफ़र इज़ अ मैंडेटरी थिंग जो कि लोग नहीं करवाते, और गॉड फॉरबिड कोई उनके साथ मिसहैप होता है तब वो कहते हैं कि हाँ ट्रांसफ़र हो जाती है तो बेहतर. बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि जो बायर होता है उसको कितना टाइम देना चाहिए टू ट्रांसफ़र द कार? जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ टाइम दैट इज़ 2 मंथ्स. ठीक है, जो आपकी बायोमेट्रिक वैलिड होती है दैट इज़ फॉर 2 मंथ्स. उसी बायोमेट्रिक पे गाड़ी आगे भी मतलब उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन विद पेनल्टीज़ है. वो पेनल्टीज़ इसीलिए लगाई गई हैं कि कोई बायर लेट ना करे. तो गवर्नमेंट की डिफरेंट उसके ऊपर पेनल्टी चार्जेस हैं, डिफरेंट मंथ्स के हिसाब से हैं. तो उसके ऊपर जो है ना बेहतर, जैसे हम लोगों ने भी अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि 15 डेज़ टाइम एक अच्छा टाइम है. खुशी गमी हर एक के पास आती है, उसमें अगर
हफ्ते के भी किसी को कोई मसले मसाइल चीज़ें हैं तो वो नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज़ में उस चीज़ को ट्रांसफ़र करवा ले, ताकि आपके हेड्स में भी कोई चीज़ ना आ रही हो। ज़्यादातर ये वाले इश्यूज़ जून में और उस तरह से लोगों के पास काफ़ी आते हैं, जिस टाइम पे वो अपनी टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद आता है कि मेरे नाम पे गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो बेहतर यही होता है कि बंदा फ़ौरन ही ट्रांसफ़र करवा ले, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और अगले बंदा भी अपनी पैसों को जस्टिफाई कर सके उसके पैसे किधर लगे। जैसे कि जिसको मैंने बेची वो ट्रांसफ़र नहीं करा था, उधर फिर स्टैम्प पेपर में क्या कंडीशन ऐसी होती हैं जो हमें उस पर एक्शन ले सकता है एक सेलर? सर देखें, उसके ऊपर सबसे आसान चीज़ है कि सबसे पहले यू शुड कॉन्टैक्ट द बायर, ठीक है। हमारे स्टैम्प पेपर के ऊपर भी और उसके अलावा हमारी पाक व्हील्स की सेल डीड पे बायर और सेलर का क्लियरली नंबर मेंशन्ड होता है, और सबसे पहले आपको बायर को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि एक गुडविल जेस्चर में भी और वैसे भी एक बंदे से आप पूछेंगे जी आपने ट्रांसफ़र नहीं कराई, हमारा एग्रीमेंट था और आपने क्यों नहीं करवाई है। सो आफ्टर 1 और 2 और 3 रिमाइंडर्स आपके पास एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बड़ा क्लियर आपको एक सेफ्टी दी हुई है कि यू कैन राइट अ लेटर टू द ETO, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, जिसमें आप ये चीज़ मेंशन कर लेंगे जी ये सेल डीड है, ये एविडेंस है कि मैंने इस बंदे से रब्ता किया है, ये बंदा अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा, सो मेरी काइंडली फाइल ब्लॉक कीजिए और ये गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है बिल्कुल भी। यू कैन ऑल्सो मेक अ पुलिस कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन कि जी ये गाड़ी मेरे नाम पे चल रही है और ये गाड़ी मेरे पोजीशन में नहीं है, सो एनी ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन दिस कार आई वोंट बी लाइबल फॉर दिस थिंग। तो अब ये बंदा बायर जो भी होगा वो अब गाड़ी जाके किसी को बेचता है या कुछ भी करता है या टोकन टैक्स पे करता है, कहीं पे उसकी गाड़ी चेक होती है तो सर वो गाड़ी ब्लॉक हो जाती है और उस बायर को फिर आपको रब्ता करना है इन एनी केस। तो ये बड़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइज आप बिल्कुल सेफ होते हैं, एंड स्टैम्प पेपर पे ये चीज़ें मेंशन्ड होती हैं जो गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर होता है कि आप इस तरह से बिल्कुल सेफ हैं, कल को आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाउ डज लाइक जो हाँ मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है या नहीं? थ्रू द सिटी, वो सिटी ऐप? सिटी ऐप इस्लामाबाद excise.gov.pk इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 2 चीज़ें होती हैं, जैसे ये इसके ऊपर मेंशन्ड है, आप इसकी पिक्चर लेके रख लीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन डेट है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप इसको वहाँ पे जाके एंटर करेंगे और उसके ऊपर डिटेल्स आ रही होती हैं व्हीकल स्टेटस में कि क्या ये सैयद अवैस अली के नाम पे गाड़ी आ रही है या किसी और के नाम पे आ रही है, तो वहाँ से आपके पास ये प्रोसेस आ जाता है। पेमेंट पे आ जाते हैं कि पेमेंट का इंश्योर डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, क्या उसकी चेक करनी चाहिए चीज़ें या सेफ्टी कोई चीज़? बेस्ट प्रैक्टिस इज के आप बैंक में पेमेंट लें, पे पे ऑर्डर लें, या फिर अगर कोई बंदा आपको कैश ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग कैश पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग कैश हैंडल नहीं करेंगे, ना हम लोग कैश को हाथ लगाएंगे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, एक वो कैश हैंडल नहीं करना चाहते, सेकंड रीज़न ये है कि उसके अंदर कोई जाली नोट या उस तरह की चीज़ ना आ जाए। तो उसमें अगर कोई बंदा आपको कैश ऑफर कर रहा है तो आप उससे कहें जी बैंकिंग आवर्स में आए, मेरे साथ मेरे बैंक जाएंगे, कोई भी बैंक है, क्योंकि ब्रांच बेशक आपकी कहीं पे भी हो, बैंक जहाँ भी होता है आप उस बैंक के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके डिपॉजिट स्लिप जो बायर है वो फिलअप करे, उसके साथ आपको एविडेंस लगाना होता है अपने स्टाम्प पेपर का कि ये इस गाड़ी बेचने की उसमें या ख़रीदने की वजह से ये पेमेंट मैं इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो उसके साथ एविडेंस लगा के और वो बैंक में डिपॉजिट कर दे, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होता उस चीज़ पे कि आपके उसी टाइम अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। चेक पे हम लोग कभी काम नहीं करते और हम ना किसी को मार्केट में भी रिकमेंड करते हैं। चेक कैन बी बाउंस्ड, चेक कैन बी समथिंग के जिस पे वो बंदा पीछे से ब्लॉक करवा दे, उसको क्लियर ना करवाए। सो पे ऑर्डर एंड कैश, दीज आर द 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस। पे ऑर्डर इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वन बिकॉज वंस वन हैज़ मेड द पे ऑर्डर, तो जब तक वो बंदा खुद अगले बंदे की विलिंगनेस के साथ और पे ऑर्डर का एविडेंस साथ लेके जाके कैंसिल नहीं कराएगा तो पे ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। तो उसके लिए बेहतर यही प्रैक्टिस है कि आप बैंकिंग मेथड को यूज़ करें और गवर्नमेंट के टैक्सेस से भागने के बजाय अपने पैसे को भी सेफ रखें और आपकी आसानी हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, अब बायर मेरे ख्याल से सेलर का यहीं पे ख़त्म हो गया, बायर का जो है यूज़ गाड़ी ट्रांसफ़र कराने का कोई आप सर्विसेज देते हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्विसेज पाक व्हील्स ऑफर कर रहा है और उसके अंदर हम लोग आपको एक सिंपल मेथड हम लोगों ने एक वो दिया हुआ, देयर इज़ अ 1 फ़ोन नंबर जो कि हमारा UN का नंबर है, दैट इज़ 111 पाक व्हील्स, आप उस पर एक कॉल करें, आपको कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एंड टू एंड डोर टू डोर हम लोग सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं और हम लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के साथ, रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ आपको कंप्लीट फीसेस और सारी चीज़ें हम पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद हम आपको चार्ज करते हैं। बहुत से मार्केट में इस तरह से होता है कि वंस यू गेट द डॉक्यूमेंट्स उसके बाद फिर हर बंदा ट्राई करता है कि जितना मैक्सिमम वो आपसे पैसे ले चुके, तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश ये की हुई है कि हम पहले आपको क्लियर कट हम आपको बता दें कि कितनी फ़ीसेज़ आ रही हैं,
पार्क व्हील्स क्या फ़ीस चार्ज कर रहा है, और उसके बाद फिर इफ़ यू एग्री ऑन इट तो फिर हम आपसे चार्जेस लेके आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी में एम टाइप वगैरह लगा हुआ है तो उसका क्या ट्रांसफ़र हो जाता है या उसको उखाड़ के फेंकना होता है, क्या होता है? यूजुअली लोग ना उसको उतार देते हैं, जो कि नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा उसको प्रोसेस बेहतर कर दी। बेसिकली स्क्रीन भी गंदी हो जाती है और उसके अलावा वो भी ज़ाया हो जाता है, तो बेहतर चीज़ यही होती है। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली वन ऑफ द थिंग्स। सो बेसिकली इसमें आपके पास ये है कि वन मोटरवेज, बेसिकली FWO के जो वन मोटरवेज है, वन ऐप है जो कि आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके उस पर लॉगिन करें अपना, जिस CNIC नंबर और जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने वो रजिस्टर करवाई हुई है उससे आप अपना लॉगिन करेंगे, वो आपके नाम पे जितनी भी गाड़ियाँ होंगी और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट गो ओवर देयर एंड स्वाइप राइट, और वहाँ से वो चीज़ डिलीट हो जाती है। वंस इट इज़ डिलीटेड, व्हेनेवर ही इज़ गोइंग ऑन द मोटरवे, तो वहाँ पे जाके ये अपने नाम पे उसी टाइम ट्रांसफ़र करवाएंगे और वही एमटैग इनके नाम से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो? उसी पॉइंट पे मैं आने लगा था कि वो ज़ाया हो जाता है सर। सो यूजुअली बायर सेलर इस तरह से करते हैं कि म्यूचुअल एग्रीगेट कर लेते हैं इस चीज़ पे। मैंने अपनी गाड़ी सेल की थी तो उन्होंने मेरे से कहा कि अभी आपके पास बैलेंस कितना है? मैंने कहा जी 300 रुपीज़ है। कहते हैं कि जी मैंने पेशावर ट्रैवल करना है, तो जिस दिन ज़ीरो होगा मैं कॉल कर दूंगा, उस दिन आप जो है ना इसको वो कर लीजिएगा। सो अप टिल एनालिस जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे ना तो ये फ़ीस किसी और उसमें एमटेक में ट्रांसफ़र होती है, और ना ही ये जो है ना अगर आप अपने उससे स्वाइप राइट करके डिलीट कर देते हैं तो ये ज़ीरो वाइज हो जाती है, अगले को भी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो बेहतर यही है कि मतलब आप इन अ गुड विल जेस्चर इफ़ यू वांट टू गिव इट अवे यू कैन डू इसमें दैट। कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है? सर कोई भी इशू नहीं है। बेसिकली वन टैब एक जो नॉर्मल एम टैग है, कोई इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है उसमें। जो सोसाइटीज़ वाले होते हैं जैसे DHA एंड अदर सोसाइटीज़ है, उन्होंने अपने एम टैग्स दिए हुए हैं, वो बेसिकली आपको उतारने चाहिए 100%। मोटरवेज वाला इज़ नॉर्मल थिंग, कोई भी बंदा उस पर जा सकता है, किसी तरह से भी जा सकता है। तो बेहतर ये है कि आप उसको ट्रांसफ़र करवा लें, वो आपका काम आसान हो जाता है। ट्रांसफ़र मोटरवे से भी हो जाता है, भेरा पे भी इनका सर्विसेज सेंटर है, वहाँ पे आप वहाँ पे भी जाके करवा सकते हैं। भेरा इंटरचेंज में मतलब आप इफ़ यू ट्रैवलिंग ऑन द मोटरवे आपको तब याद आता है, आप तब भी करवा सकते हैं। उसके अलावा जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है जितनी भी मोटरवेज के, उनके साथ ही वन एमटैग का बूथ लगा हुआ होता है। आप वहाँ पे जाके अपना CNIC दें और अपना एक फ़ोन नंबर बताएं, वो आपके नाम पे जो है ना वो रजिस्टर कर देंगे। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, और थैंक यू। अभी हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये है दिस इज़ अ सेल डीड जिसमें हम लोगों ने सेलर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इसमें मेंशन की हुई है अलॉन्ग विद द एड्रेस। उसके साथ हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी की मेक, मॉडल, कलर, उसके अलावा आपकी जो इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, और किस बंदे ने आपसे परचेज़ की है और किस तरह से किस टाइम पे परचेज़ की, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे बायर की डिटेल्स लिखी हुई हैं और कुछ यहाँ पे अंडरटेकिंग हम लोगों ने लिखी हुई है जिसके अंदर बेसिक क्लॉजेज जो होते हैं वो मेंशन किए हुए हैं। सो हर बंदा उसको बेसिकली पढ़ ले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। एज अ बायर भी हमने लिखी हुई है, एज अ सेलर भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसके ऊपर आपसे साइन, सिग्नेचर और उसके अलावा थंब इम्प्रेशन भी करवाते हैं, सो दैट टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट। वी हैव 4 पेजेस ऑन इट, 1 इज़ फॉर द बायर, 1 इज़ फॉर द सेलर एंड 2 आर द कंपनी डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, ताकि कल को आप कभी भी गॉड फॉरबिड कोई क्लेम करना पड़े, कुछ हो, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये सेल इनवॉइस भी आपने मुझे दी है, इसमें आपका 1% कमीशन है। तो पार्क व्हील सेलेक्ट फॉर मी सर्विस का जो चार्जेस हैं, तो मैंने 5000 दिए थे उसके इंस्पेक्शन के और ऐड लगाने के, ऐड बूस्ट सारा जो भी था। और फिर जब गाड़ी सेल हुई है तो उसमें जो भी वैल्यू, जिसमें भी जिस वैल्यू पे भी गाड़ी बिकी है उसका 1% कमीशन आप चार्ज कर रहे हैं, और जो ख़रीद रहा है उसको तो कुछ नहीं देना। जो बायर होता है वो सिर्फ डील अमाउंट पे बात करता है, बायर से हम लोग एक सिंगल पेनी भी नहीं लेते। सेलर से भी जो भी डील अमाउंट होगी, वट एवर द प्राइस इज, उसका 1% हम लोग लेंगे। मिनिमम हमारे चार्जेस 5000 है। उसके अलावा आपके टैक्स जितनी भी गाड़ी जितनी की भी सेल होती है उसका 1% हम सिर्फ सेलर से लेते हैं। देयर इज़ नो हिडन चार्जेस एट ऑल, कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई चीज़। इवन हमें लोग गिफ्टिंग में भी बहुत सी चीज़ें देते हैं जो कि हम रिटर्न कर देते हैं, और अगर वो फिर भी कोई बंदा इंसिस्ट करे तो पार्क व्हील्स कमीशन में ऐड हो जाती है। कोई लड़का, कोई भी एजेंट, कोई भी बंदा पार्क व्हील्स का एम्प्लॉई आपसे एक्स्ट्रा मनी नहीं पार कर सकता किसी भी सूरत में। दैट्स वेरी नाइस। चलें, ठीक है, नोटेड, थैंक यू। अभी हम लोग आए हैं बेसिकली बायोमेट्रिक करवाने और स्टाम्प पेपर करवाने के लिए। और बायोमेट्रिक बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफ़र के लिए। किसी भी गाड़ी की, आजकल कराची नंबर हो, पंजाब नंबर हो, इस्लामाबाद नंबर हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है स्मार्ट कार्ड के साथ बायोमेट्रिक होना, कि सेलर अपनी मर्ज़ी से खुद गाड़ी सेल आउट कर रहा है। उसके साथ ही हम लोग स्टाम्प पेपर रेडी कर रहे हैं जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि पहले आपको प्रूफ रीडिंग के लिए दिया जाएगा।
उसको आप गो हेड करेंगे तो इंशाल्लाह वो लीगल डॉक्यूमेंट पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने वो CNIC पे आप मेरे कुछ लिख रहे थे, वो थोड़ा बता दें। वैसे भाई ये बेसिकली इस तरह से है कि ये जो CNIC है, आपके कहीं भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है बाहर के मुल्कों में, इस तरह पाकिस्तान में इसका CNIC नंबर होता है। तो ये किसी के पास भी जब उसका कोई काम नहीं है तो नहीं होना चाहिए। सो वेन एवर यू आर सेलिंग द कार, तो आपके बायोमेट्रिक के साथ आपको CNIC की कॉपी देनी होती है अपनी, जिसके नाम पे भी गाड़ी होती है। सो आपने हमेशा एक फ़ोटोकॉपी उसके साथ जो है ना, उसके ऊपर मेंशन करना है कि आप ये गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कार सेल। कभी भी ये बंदा इस चीज़ को मिसयूज़ नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ पे भी यूज़ होगा, कोई बैंक में यूज़ कर रहा हो, कहीं भी यूज़ कर रहा हो, तो वो इसके साथ देखेगा कि यार ये CNIC बेसिकली किसी और पर्पज़ पे आपको मिला हुआ है, तो आप इसको मिसयूज़ करें। एक्साइज में जाएगा, वो कंफर्टेबल होंगे कि हाँ जी बंदे ने अपनी विलिंगनेस से एक प्रॉपर चीज़ दी हुई है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि CNIC किसी को भी दें तो उसके ऊपर मेंशन करें कि किस वजह से आप इसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है रिसीट? ओके, बेसिकली इस तरह से जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक आपने कभी भी वेरीफाई करनी हो कि ये बोगस तो नहीं है और एक बंदे ने लेजिट तरीके से आपको प्रोवाइड की है। सो देयर इज ऑलवेज अ बायोमेट्रिक नंबर रिटर्न एट द एंड। ये जो नंबर होता है, अगर आप इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक प्रॉपर जो है ना, उसके अंदर एक टैब बना हुआ है। वहाँ पे जाके आप जब ये प्रोवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट बायोमेट्रिक आपको वहाँ से भी मिल जाएगी और आपको चेक हो जाएगा। वेरीफाइड लिखा आएगा मगर रिसीट पूरी नहीं आएगी। रिसीट आपको वहाँ से ना, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी वहाँ अच्छा, पे। मिल जाती है। एग्जैक्टली कि जो है ना, ये चीज़ वहाँ से ऑथोराइज तरीके से ही दी गई है, कोई बंदा अपने उस पर खुद मैनुअली प्रिंट करके तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आपको इस चीज़ पे सेफ्टी मिल जाएगी। सर, ये जो चार्जेस हैं बाकी ये सेलर को देने होते हैं या स्टैम्प पेपर के या बायर को? जो स्टैम्प पेपर के चार्जेस होते हैं, स्टैम्प पेपर हमेशा इशू होता है बायर की तरफ से सेलर के लिए, और स्टैम्प पेपर की ओरिजिनल कॉपी हमेशा बायर के पास होती है और सेलर के पास उसकी फ़ोटो कॉपी आती है। तो उसके जितने भी चार्जेस होते हैं वो बायर पे करता है और सेलर के पास उसकी कॉपी आ जाती है। तो जैसे मैंने आपको टोयोटा यारिस का जो मैंने गाड़ी ख़रीदी थी, उसमें मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किया था कि मैंने जो गाड़ी ट्रांसफ़र करने की ख्वारी थी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, वो सारा मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑन वीडियो। तो अब ये प्रोटॉन सागा ट्रांसफ़र करने वाले थे, तो मैं इनको समझा रहा था कि कितनी ख्वारी होती है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो पाकवीज़ का मुझे पता चला कि उनकी एक सर्विस है जिसमें दे विल हैंडल ऑल ऑफ दैट स्टफ़। आप क्या फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर्स को जो गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं? सबसे पहले जो है ना, हमें एक्साइज के प्रोसेस का पता होना चाहिए कि जब हम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे। फिर आपको पता चलेगा कि हम आपको कैसे फैसिलिटेशन दे रहे हैं। अच्छा, वक्त जो है ना, वो टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आजकल की इस बिज़ी लाइफ में। तो हमारा चूँकि एक्साइज का अनफॉर्चुनेटली जितना भी प्रोसेस है, वर्क फ्लो है, वो सारा मैनुअल है, उसको सेंट्रलाइज अभी नहीं हुआ हुआ। तो हम पाक व्हील्स ने इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को मार्केट में एक आइडेंटिफाई किया और हमने आपको सर्विस प्रोवाइड की। सबसे पहले हम आपसे आपके गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपके घर से रिसीव भी करने की फैसिलिटी आपको देते हैं, लेकिन गाड़ी के उस तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस होने के बाद जो एक्साइज की स्लिप है ना, उसको रिसीव करने के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि एक्साइज के अंदर 3 डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस कंफर्म करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद वहाँ से एक चालान लेना पड़ता है और वो चालान आपको बैंक में सबमिट करवाना पड़ता है, और वो चालान दोबारा आपको एक दफ़ा कंफर्म करवाने के लिए, कि वेरीफाई करवाने के लिए आपको उसी काउंटर के ऊपर दोबारा लाइन में लग के जाना पड़ेगा, जो कि आपको आपके तमाम फाइल्स को प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल विंडो की तरफ भेजेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये पूरा दिन एक खा जाता है आपका, लोगों की 100 कमिटमेंट्स होती हैं। तो पाक व्हील्स फिर वहाँ पर अपने एक आपके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपने सिर पे लेता है, और हम फिर वो आपकी इस तकलीफ़ को वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम में आपका ये प्रोसेस करवा दें। कांग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक हो गाड़ी। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, गुड लक। एंड थैंक यू पाक व्हील्स। और थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऑनेस्टली बहुत अच्छा मज़ा आया आपके साथ वीडियो बनाने में भी, और आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी आएंगे हमारे पास और इंशाल्लाह फिर हम आपको सर्विसेज देंगे। डेफिनेटली, जिस तरह मैंने देखा पूरी इंस्पेक्शन मैंने खुद अपनी आंखों से देखी किस तरह हुई है, किस डिलीजेंसी से आपने सब चीज़ की है,
I'll be very comfortable inshallah buying the car inshallah from Park Wheels again. इंशाल्लाह तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, and that's it from today. Inshallah see you in the next one.